Good morning, everyone. This is revision of our chapter 2 from our history part, that is nationalism in India. Before starting the chapter, I want to disclose one important thing in front of you. First of all, from this year, from this session, a new term will be introduced by CBSE. And what is that? इस बार हमारे पास जो आपकी एसएसटी में जितने भी इमेजेस हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, लाइक नेशनलिज्म इंडिया वाला जो चैप्टर है, इसमें जितनी भी इमेजेस होंगी बीच में, उनमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी इमेज बनी होगी उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, तो आपको जस्ट वो इमेज चेक करके उसके नीचे की जो डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से रीड करना है कि वो जो पिक्चर है वो किसके रिगार्डिंग है। उसी में से क्वेश्चन आएगा कि पिक्चर क्या डिपिक्ट करती है, विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर व्हाट विल यू आइडेंटिफाई, इसमें जो पर्सन है वो क्या है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सेकेंड थिंग, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज आते हैं, ये जो पैसेज आते हैं बुक के बीच में से, ऐसे ही इस बार आपकी एसएसटी में से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स 4 पार्ट्स में से कहीं से भी किसी भी चैप्टर में से जो आपने रीड किए हैं, जो आपके सिलेबस में हैं, उसमें से कोई भी पैसेज आएगा। पैसेज आपका हिस्ट्री किसी में से भी हो सकता है, तो उस पैसेज में से आपको पैसेज को जैसे आप रीड करते हो फिर उसमें से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हो, सेम ऐसे ही आपके पास पैसेज आएगा, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही स्कोरिंग है। So that will be 3 or 4 mark. Okay, so let's start the revision of this chapter. So nationalism in India जो चैप्टर है, इसमें मेनली हम इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो कैसे स्प्रेड हुआ। नेशनलिज्म के लिए इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो जिन्होंने स्ट्रगल किया, तो वो कौन कौन से स्ट्रगल किए, किसका इम्पॉर्टेंट रोल है और वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की जो नेशनलिज्म का एक जो मूवमेंट है उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा था वो है महात्मा गांधी जी का। बट उससे पहले भी एक जो चीज़ हमारी बुक के अंदर, हमारी एनसीईआरटी में आती है, वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका क्या इम्पैक्ट रहा इंडिया के ऊपर, या मतलब एक तरह से वर्ल्ड के ऊपर, बट बात हम इंडिया की कर रहे हैं तो हम इंडिया के रिगार्डिंग ही स्टडी करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या रहा। तो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो डाउन होती जा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लॉस इस वर्ल्ड वॉर में हुआ था। सेकेंडली, रिसोर्सेज जो थे वो बहुत कम हो गए थे, जो चीज़ों के जो प्राइस थे वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे, और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इन सबको इंट्रोड्यूस किया। साथ में ही जो पीजेंट्स थे उनको उनका एक्सप्लोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। और जो इस टाइम पे फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता है कि ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करना, तो वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चला। सेकेंडली, इस टाइम पे एक और भी चीज़ हुई कि 1921 में बहुत बड़े मास लेवल पे जो थी वो एपेडमिक डिसीज फैली, लाइक हैज़ा, मलेरिया, ठीक है, प्लेग, इस टाइप की बीमारियां, जिससे कि बहुत सारे लोग जो थे इस टाइम पे मारे गए। और इसके साथ साथ जो फेमाइन था वो भी आया, जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल डैमेज हो गई, जिससे पीजेंट्स की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी। तो ऐसे टाइम पीरियड पे जब इंडिया इतनी क्रिटिकल कंडीशन को जो है फेस कर रहा था, उस टाइम पीरियड पे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन पीपल के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। तो इस टाइम पे 19 सेंचुरी के अंदर, मतलब 19 आप 15 तक की बात लगाइए, कि इस टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन जो है उनकी एंट्री होती है, और वो थे महात्मा गांधी। सो महात्मा गांधी जो है जनवरी 1915 में, महात्मा गांधी जी जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से आते हैं, और उनकी एंट्री जस्ट लाइक एज अ हीरो एंट्री थी, बिकॉज उनकी एंट्री से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। तो जब वो 1915 में आते हैं तो यहाँ आके वो देखते हैं कि कैसे इंडियन पीजेंट्स जो हैं वो किस टाइप की कंडीशंस को फेस कर रही हैं। तो गांधी जी ने के माइंड में इस टाइम पे एक चीज़ आती है कि जैसे वो जब साउथ अफ्रीका में थे, जब वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जैसे वहाँ पे उनको चीज़ें फेस करनी पड़ती थी, जो अपेर्थीड पॉलिसी थी कि वो ब्लैक है, वाइट है, या वो रिच है, पुअर है, इस टाइप की जो एक तरह से जो ये डिवीज़न था उनको साउथ अफ्रीका में फेस करना पड़ा, जैसे वहाँ के इंडियंस को फेस करना पड़ता था। सेम ऐसे ही इंडिया में भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे गांधी जी के माइंड में एक आइडिया आता है सत्याग्रह का। सत्याग्रह मीन्स द पाथ ऑफ ट्रुथ,
एंड रियलिटी मीन्स सच का रास्ता। तो गांधी जी यहाँ पर सत्याग्रह पे एम्फेसिस करते हैं और 1916 में गांधी जी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं बिहार के अंदर। यहाँ पे 3 मूवमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं अंडर द सत्याग्रह मूवमेंट, और यहाँ से जो है मैप में भी क्वेश्चन आता है, 1 मार्क में भी क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट जो मोमेंट था, बिहार के अंदर जो पीजेंट्स थे उनको मतलब बिहार में एक प्लांटेशन सिस्टम हुआ करता था, जहाँ पे जो प्लांटेशन में जो प्लांट्स होते थे वहाँ पर जो वर्कर्स वर्क करते थे उनकी कंडीशंस बड़ी मिजरेबल थी। उनको जो प्लांट होता था वहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो गांधी जी ने सबसे पहले बिहार के अंदर जो चंपारण प्लेस है वहाँ पे विजिट किया और वहाँ पर वहाँ के पीजेंट्स के अगेंस्ट जो है स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहाँ के जो पेजेंट्स हैं उनको राइट्स दिलाए। फिर 1917 के अंदर वो गुजरात में जाते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो गुजरात के अंदर भी क्या था, गुजरात के जो फार्मर्स होते थे उनके ऊपर टैक्स जो था, लैंड रेवेन्यू जिसको बोलते थे, वो बहुत ज़्यादा लगा होता था। और तो वहाँ पे गांधी जी उनका सपोर्ट करते हैं और उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपको टैक्स जो है पे नहीं करना है। फिर 1918 के अंदर जो गांधी जी है वो अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में कॉटन मिल्स होती थी, तो वहाँ पे कॉटन मिल के अंदर जो वर्कर्स वर्क करते थे उनके जो वर्किंग आवर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे और उनके वेजेस बहुत ज़्यादा कम होते थे। तो गांधी जी उनको भी सपोर्ट करते हैं जाके और डिमांड रखते हैं कि जो वर्कर्स के जो वर्किंग आवर्स हैं उनको कम किया जाए और उनके जो वेजेस है वो 35% इंक्रीज़ कर दिए जाए। सो गांधी जी के सपोर्ट में सारे लोग जो है यहाँ पर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट्स, और ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह मूवमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे, और एक तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो शेकिंग फॉर्म में आ जाती है कि मतलब ये इंडिया में हो क्या रहा है। तो गांधी जी ने जब सत्याग्रह मूवमेंट किए तो ऑफकोर्स ब्रिटिशर भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर रोल्ट एक्ट पास कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू रोल्ट एक्ट क्या था, सबसे पहले चीज़ तो जो रोल्ट एक्ट था वो 1919 में पास हुआ था। ठीक है, और ये पास किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। ठीक है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर जो है रोल टेक के अकॉर्डिंग क्या था दैट अगर किसी भी पर्सन के ऊपर ब्रिटिशर्स को सस्पेक्ट होता है तो बिना किसी ट्रायल के उसको जो है इम्प्रिजनमेंट दे सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द 5 ईयर, यानी 5 सालों के लिए आपको जस्ट एक शक के बेस पे आपको जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, बिना आपको कोर्ट में ले जाए। तो गांधी जब रोल एक्ट पास किया गया तो उसके बाद इंडिया में बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया हर एक स्टेट से। जैसे पंजाब के अंदर जो सैफुद्दीन किचलू थे उनको भी अरेस्ट किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे एट दैट टाइम। तो जब गांधी जी को वो सारी बातें पता चली तो मतलब गांधी जी भी इस प्रोसेस में अरेस्ट हुए थे। तो उसके बाद क्या होता है, जब पंजाब के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो जो लोग थे वो मतलब बड़ा ही एक तरह से वरिड हो जाते हैं दैट हाउ विल वी कंटिन्यू, हम मूवमेंट्स को कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो लोग आपस में डिस्कशन करने के लिए जो है जलियांवाला जो बाग था वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए कि हमें आगे डिस्कस करना है कि हम अपने लीडर्स को कैसे जो है रिलीज़ कराएं। तो अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा होते हैं 13 अप्रैल को। और 13 अप्रैल को क्या होता है, उस दिन बैसाखी डे भी होता है। तो लोग बैसाखी के फेयर को अटेंड करने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही है पब्लिक लीडर्स को रिलीज़ कराने के लिए, डिस्कशन के लिए, तो फॉर द क्यूरियोसिटी पर्पस वो सारे लोग भी वहीं पे चले जाते हैं। उसके बाद कहीं से इंफॉर्मेशन, पीछे से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर देती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल लॉ क्या होता है कि आप कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते हो, बट वहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि मार्शल लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो पीछे से कोई जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है न्यूज़ दे देता है कि जो जो जनरल डायर है उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है कि लोग ऐसे मीटिंग कर रहे हैं। तो पीछे से क्या होता है, जो जनरल डायर होते हैं, जब उनको पता चलता है कि बैसाखी फेयर को लोग अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे पब्लिक मीटिंग चल रही है, तो एट दैट टाइम क्या होता है, जो जनरल डायर होता है वो अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं जलियांवाला बाग के अंदर, और वहाँ पर जो एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट होता है उनको ब्लॉक कर देते हैं और सीधा जो है ओपन फायरिंग का ऑर्डर कर देते हैं। सो उस टाइम पे जो है जितने भी लोग जो वहाँ पे होते हैं वो मतलब एक तरह से मास लेवल पे जो है
उस टाइम पे लोगों की डेथ होती है वहाँ पे, मतलब जो वहाँ की वॉल्स होती थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, तो जिसको लोग क्रॉस भी नहीं कर पाते, और एंट्री एग्जिट जो गेट थे वो भी ब्लॉक कर दिए गए थे। दैट्स वाई लोग रन करने का ट्राई तो करते हैं बट अपने आप को बचा नहीं पाते। तो यहाँ पर जो है बहुत मास लेवल पे ये बहुत ही क्रूशियल जो है इंसिडेंट होता है, जिसका इफेक्ट पूरे इंडिया पे पड़ता है, और इसके बाद जो है पूरे इंडिया के अंदर मास लेवल पे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाते हैं। सो that's all for this video. In our next video we will discuss about Khilafat movement and non-cooperation movement.